तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आई वेलकम यू ऑल टू अनदर हैपनिंग एपिसोड ऑफ आवर शो, जिसमें हम थोड़ी एनालिटिक तड़का लगाकर आपको पुराने और नए मुद्दों को बताते हैं और आपको बताते हैं कि हकीकत क्या है जो आपके सामने नहीं आ पा रही है किन्हीं कारणों से। हम आपको ये भी बताते हैं कि किस तरह से देश में गोदी मीडिया जो है खबरों को तोड़ मरोड़ के लाग लपेट करके बता रहा है और वास्तव में उसके पीछे की हकीकत क्या है। शुरू करते हैं हमारा आज का डिस्कशन। मैं आपसे उससे पहले दरख्वास्त करना चाहूंगी कि आप हमारा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका नाम है परी टॉक्स टू देश की जनता। जिसमें सब्सक्रिप्शन बटन को दबाकर आप बेल आइकन को क्लिक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज को जितना ज्यादा हो सके सपोर्ट सजेस्ट कीजिए, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, जिससे हम एक बुद्धिजीवी समाज का निर्माण कर सके। शुरू करते हैं। अब बिहार में अपनी बिल्कुल पूरी तरह जीत के बाद में प्रधानमंत्री मोदी जी का पूरा फोकस जो है पश्चिम बंगाल पर हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी लगातार 2 दिन से एक्टिव है और बहुत ज्यादा खुश है। योगी आदित्यनाथ ने तो ये भी अनाउंसमेंट कर दी है कि मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। हालांकि बिहार में जो है बड़ा ही शोर शराबा चल रहा है इस बारे में कि ईवीएम मशीन्स जो है उसमें कहीं ना कहीं तकनीकी गड़बड़ियां है और गड़बड़ियों के मामले की जांच करवानी चाहिए सीबीआई से। लेकिन आगे बढ़ते हैं। हमें आज ये भी देखना है कि अर्नब गोस्वामी की रिहाई पे अलग अलग नेताओं की क्या रिएक्शंस रही है। टीएमसी से लेके बीजेपी के सारे नेताओं की हम बात करेंगे और शिवसेना के नेताओं की भी बात करेंगे कि किस तरह से अर्नब गोस्वामी के मामले में अलग अलग नेताओं के अलग अलग कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव तरह के रिएक्शंस रही है। अलग अलग लोगों की, अलग अलग समुदायों की अलग अलग रिएक्शंस रही है अर्नब गोस्वामी के सुप्रीम कोर्ट द्वारा रिहाई दिए जाने पर। हम ये भी देखेंगे किस तरह से कोरोना ने पूरे दिल्ली शहर को अपने चपेट में ले लिया है और किस तरह से कोरोना जो है अपना एक तांडव मचा रहा है दिवाली के इस पर्व में, जहां पर हम लोग सब लोग आपस में मिलते हैं और बहुत ज्यादा खरीदारी करते हैं। मार्केट्स में भीड़ बहुत ज्यादा होती है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने जैसे पहले ही आपको समझा दिया था कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। लेकिन उसके बारे में हम बात करेंगे कि कोरोना के मामले कितने हद तक पहुंच गए हैं और हम ये भी देखेंगे कि किस तरह से ईवीएम मशीन्स के साथ में वस्तुतः गड़बड़ियां करना पॉसिबल है और गड़बड़ियां किस हिसाब से की जाती, कितनी ज्यादा टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल होता है और कितनी मात्रा में टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया जाता है, हाईजैकिंग की जाती है, ताकि जो गड़बड़ियां हैं, जो टेम्परिंग है ईवीएम्स के साथ में, वो पकड़ में ना आ सके। तो ऐसे ही कुछ मामलों की हम लोग बात करेंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या कहा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने ममता बनर्जी के ऊपर सीधा निशाना साधते हुए कहा है, उन्होंने कहा है कि चुनाव आते रहेंगे, चुनाव जाते रहेंगे, ये तो सत्ता का खेल है, कभी ये बैठेगा कभी वो बैठेगा, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा। लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ताओं की लगन से और बीजेपी के प्रभाव से टीएमसी और कुछ पार्टी के लोग इतने ज्यादा परेशान हैं कि वो मौत की राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मौत का खेल लोकतंत्र में नहीं चलेगा। लोग हमारे बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हत्या कर रहे हैं, ये राजनीतिक हत्या है, लोकतंत्र में नहीं चलेगी। ऐसा कहते हुए सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी जी ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। ममता बनर्जी को एक बार फिर से धावा बोला है। ममता बनर्जी को एक बार फिर से जो है अपनी पावर का अंदाजा दिखाने के लिए मोदी जी निकल के सामने आए हैं। मोदी जी ने इतनी बड़ी मौत की राजनीति, मौत की हत्या और जो है राजनीतिक हत्याओं के मामले जो है ममता दीदी के सर पे जड़ दिए है और कहा है कि जो टीएमसी है वो पूरी तरह से असहिष्णु है। ममता सरकार, ममता प्रशासन, पुलिस बीजेपी कार्यकर्ताओं को लेकर असहिष्णु है और वो बीजेपी कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतारने के लिए तैयार है। तो ऐसा लोकतंत्र की राजनीति में नहीं चलेगा, ऐसा प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है। हालांकि मैं आपको बता दूं, योगी आदित्यनाथ भी बीजेपी की सबसे ज्यादा सीटों पे जीत से बहुत ज्यादा प्रसन्न है, बहुत ज्यादा खुश है। उन्होंने कहा है मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। उन्होंने कहा है कि ऐसी शानदार जीत पे उन्होंने 50 लाख नौकरियों की बात कह दी है कि 50 लाख नौकरियां यूपी में दी जाएगी और 50 लाख नौकरियां जो है वो अचानक मतलब लगातार अब दी जाएगी। 50 लाख नौकरियों की उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी है। उन्होंने बताया है कि यूपी में रोजगार की आगे चलकर कभी कमी नहीं होगी
और जो रोजगार का मुद्दा एक बिहार में उठा था, उन्होंने ये भी बताया कि यूपी में अभी अब रोजगार की कमी नहीं रहेगी। तो ये कहीं ना कहीं तेजस्वी को सब लोग फॉलो कर रहे हैं। कभी कभी केजरीवाल सर को भी फॉलो किया जाता है, कभी कभी तेजस्वी को भी फॉलो किया जाता है बीजेपी के नेताओं के द्वारा। तो ये मोदी है तो मुमकिन है वाला जो फॉर्मूला है बिहार में, क्योंकि मैं आपको बता दूं सबसे ज्यादा सीट बीजेपी की ही आई है, उसके बाद में आरजेडी की सीट आई है, उसके बाद में जेडीयू की सीट्स आई है, लेकिन फिर भी जो है बीजेपी का झंडा सबसे ऊंचा है। और जेडीयू के सीएम कैंडिडेट नीतीश कुमार जो है कल शपथ लेने वाले हैं, लेकिन मामला कोर्ट तक जा चुका है। ईवीएम में टैंपरिंग का मामला बिहार में सामने आया है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से ईवीएम मशीन में टैंपरिंग हो सकती है। उसके बाद में आरबीआई ने अपने आंकड़े जारी किए। आरबीआई ने बताया कि अगली तिमाही में, जो आगे आने वाले 3 महीने में जो जीडीपी के आंकड़े आते हैं, अगली तिमाही में हमारी अर्थव्यवस्था 8.6% और सिकुड़ सकती है। मतलब पहले तो हमारी -23.6 हो गई थी, अब उसमें भी और आप 8-9 ऐड कर लीजिए, तो इतनी हमारी जीडीपी फिर सिकुड़ सकती है। मतलब ये तकनीकी रूप से हमारे भारत में आर्थिक मंदी आएगी इस बार, जो कि बहुत ज्यादा बुरी दशा की तरफ लेके जाता है। मैंने आपको कुछ वीडियोस में ये भी बताया कि किस तरह से बांग्लादेश और किस तरह से पाकिस्तान हम लोगों की जीडीपी से आगे निकल चुका है, और हमारी जीडीपी अब सिर्फ एक नेपाल एकमात्र देश है जो इतना गरीब देश समझा जाता है। सिर्फ नेपाल ही एक देश है जिससे हम जीडीपी के मामले में आगे है, अर्थव्यवस्था के मामले में आगे है। हम बाकी सारे देशों से नीचे चले आते जा रहे हैं। तो ये मामला सामने आया है। कांग्रेस नेता अजय माकन, कांग्रेस के बड़े फेमस नेता है अजय माकन, बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव है और बहुत बोलते हैं। अजय माकन ने बताया है कि दिल्ली में जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़े हैं, उन्होंने केजरीवाल सर को हिदायत दे दी है। सीएम अरविंद केजरीवाल को अजय माकन ने हिदायत देते हुए कहा है कि ऐसे में सीएम अरविंद केजरीवाल को फौरन लॉकडाउन लगा देना चाहिए। दिल्ली में हर घर में एक कोरोना का पेशेंट जरूर है, और ऐसा बोलते हैं कि उसमें 25% लोगों के अंदर एंटीबॉडीज सर्वे में देखी गई है। 25% लोगों में ही केवल एंटीबॉडीज निकल के आ रही है, मतलब बाकी 75% लोग अभी भी जो है डेंजर जोन में है। और दिल्ली में कोरोना के मामले जो है 4.5 लाख को पार कर चुके हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। दिल्ली में 4.5 लाख को पार कर गया है कोरोना का आंकड़ा, कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा। हमारे देश में भी अभी 87 लाख आंकड़े हो गए कोरोना के संक्रमित मरीजों के, और पूरी दुनिया में अब कोरोना के आंकड़े जो है 5 करोड़ कितना 70 लाख समथिंग कुछ हो गए हमारे पूरी दुनिया की बात कर रही हूँ मैं। तो पूरी दुनिया में भी 5 करोड़ 70 लाख कोरोना के मामले हो गए हैं, और हमारे विश्व में पूरे भारत को छोड़ दीजिए, पूरे विश्व में करीब 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में आकर मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। तो आप इसको हल्के में मत लीजिए। कोरोना वास्तव में एक बहुत ही भयावह ड्रेडली डिजीज है, तो ऐसी डेडली डिजीज से हमें बचने की आवश्यकता है। इसलिए मार्केट की तरफ आप रुख जितना कम करें उतना आप सभी लोगों के लिए अच्छा है। हाईकोर्ट ने बताया कि सीरो सर्वे में जितने भी घरों के सर्वे हुए थे, उसमें हर व्यक्ति के अंदर हर घर के अंदर एक व्यक्ति तो पाया ही गया है। तो ऐसे में अगस्त और सितंबर में हमारे देश में हर तीसरा व्यक्ति जो है कोरोना से संक्रमित हो चुका था। तो अब तो आंकड़े बहुत ज्यादा बढ़ गए होंगे, बहुत आगे तक पहुंच गए होंगे। अगस्त सितंबर में ही हमारे देश में हर तीसरा आदमी जो है कोरोना से संक्रमित था। इसीलिए अब जो कि वैक्सीन नहीं है, तो मास्क पहनना ही, डबल या ट्रिपल मास्क पहनना ही कोरोना के संक्रमण से निजात आपको दिला सकता है, कोरोना के संक्रमण से आपको बचा सकता है। और दूसरा, आपके पास में कोई उपचार नहीं है, कोई इलाज नहीं है। उसके बाद में उमा भारती जो काफी सक्रिय नेता है बीजेपी की, और बीजेपी की पूर्व केंद्रीय मंत्री है, उमा भारती ने तेजस्वी यादव की बहुत तारीफ की है। आरजेडी के जो हमारे अध्यक्ष तेजस्वी यादव जो सीएम उम्मीदवार भी थे इस समय पे, इस इलेक्शन में बिहार के, उमा भारती ने कहा तेजस्वी यादव बहुत अच्छा लड़का है, वो बिहार का सीएम बन सकता है, बिहार को संभाल सकता है, मगर अभी तेजस्वी यादव छोटा है, उसको कुछ और अनुभव की जरूरत है। उन्होंने तेजस्वी यादव में अनुभव की कमी बताई है उमा भारती ने, लेकिन तारीफ जरूर की है उमा भारती ने तेजस्वी यादव की।
उमा भारती ने एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ की भी उन्होंने बहुत जम के तारीफ की है कि कमलनाथ भी एक बहुत ही अच्छे नेता है। तो ये बात समझ में नहीं आ रही कि उमा भारती एक बीजेपी नेता होते हुए कांग्रेस और आरजेडी के नेताओं की, मुख्यमंत्रियों के दावेदारों की और मुख्यमंत्रियों की तारीफ कर रही है। तो ये बात समझ में नहीं आ रही है, लेकिन उमा भारती ने काफी तारीफ की। हिंदुस्तान टाइम्स में एक आर्टिकल छपा है। हिंदुस्तान टाइम्स ने बताया है कि कई महीनों से चाइना और भारत के बीच जो सीमा पर जो तनातनी चल रही है उसको लेके एक अच्छी खबर आ सकती है दिवाली के सीजन में। उन्होंने कहा है कि चाइना और भारत की आपसी सहमति से चाइना डिसएग्रीमेंट के लिए रेडी हो सकता है, डिसएंगेजमेंट के लिए रेडी हो सकता है और कुछ पीछे जा सकता है। इसके पहले भी जुलाई में चाइना पीछे गया था, लेकिन सिर्फ गालवान घाटी में चाइना पीछे गया था और दूसरी जगह में चाइना पीछे नहीं गया था। तो हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के हिसाब से अब दूसरी जगहों में भी चाइना पीछे जा सकता है, डिसएंगेजमेंट के लिए चाइना रेडी हो सकता है और चाइना और भारत की वार्ता जो है लगातार चल रही है। देखना यह है कि कब तक चाइना पीछे जाता है और कब तक हमारे देश में शांति का माहौल बन जाता है, कब तक हमारे देश में सुकून का माहौल बन पाता है, ये जानने वाली बात होगी। हमने देखा है कि जून से लेकर अभी तक, मेरे ख्याल से मई से लेकर अभी तक 6 महीने पूरे हो चुके हैं। मई से 5 मई से लेकर अभी तक 6 महीने कंप्लीट हो चुके हैं। चाइना हमारी सीमाओं को छोड़कर जाने को तैयार नहीं है और बीजेपी जो है कुछ भी खुलकर बताने को तैयार नहीं है। होम मिनिस्ट्री अपनी वेबसाइट से हमेशा इंफॉर्मेशंस को हाइड कर लेती है, लिखने के बाद में इंफॉर्मेशंस हटा दी जाती है, डिलीट कर दी जाती है और बीजेपी किसी भी हिसाब से अंतर्देशीय संबंधों के बारे में या चाइना के बारे में हम लोगों को, आम जनता को, भारत की जनता को बताने के लिए तैयार नहीं होती है। तो ये एक अपनी खुद की पॉलिसी है, सीक्रेट पॉलिसी है बीजेपी की और बीजेपी के नेताओं की। खैर आगे बढ़ते हैं कि अर्नब गोस्वामी के मामले में जो है सुप्रीम कोर्ट ने उनको कल बेल दे दिया। अर्नब ने बड़ा चीख कर दावेदारी की और उद्धव ठाकरे जी को बताया कि उद्धव ठाकरे जी इस बार जी लगा के बताया कि आप हार चुके हैं और मैं जीत चुका हूं और रिपब्लिक भारत को कोई जो है रिपब्लिक भारत पे उंगली नहीं उठा सकता, रिपब्लिक भारत को कोई खत्म नहीं कर सकता, रिपब्लिक भारत को कोई बर्बाद नहीं कर सकता है। रिपब्लिक भारत अपनी नई ब्रांचेस खोल रहा है। रिपब्लिक भारत अब सारी लैंग्वेजेस में आएगा, सारी रीजनल लैंग्वेजेस में आएगा और मराठी में तो जरूर आएगा। अर्नब ने मराठी बोलने की भी कोशिश की। अर्नब की रिहाई के बाद में अलग अलग नेताओं के अलग अलग रिएक्शंस आ रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, नवाब मलिक जो केंद्रीय मंत्री है और राज्य मंत्री नवाब मलिक ने अर्नब के मामले में बताया कि मामला अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी सिर्फ बेल मिली है। तो अर्नब को याद रखना चाहिए कि मामला भी खत्म नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और पीड़ित को न्याय दिलाने में अंतर होता है। तो इस मामले को लोगों को समझना चाहिए कि हम पीड़ितों को न्याय दिला रहे हैं और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से हमारा अर्नब के मामले में कोई लेना देना नहीं है, ऐसा राज्य मंत्री नवाब मलिक ने कहा है। उन्होंने कहा है कि कानून सबके लिए समान है, कानून सबके लिए समान है, भले ही कोई सेलिब्रिटी हो, भले ही कोई तोप हो, कहीं का कोई बहुत बड़ा पत्रकार हो, चाहे कोई मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर ही क्यों ना हो, कानून सबके लिए समान होता है। जैसे कि मैं आपको हमेशा बताती आती हूँ अपने सारे वीडियोज में। प्रताप सरनाईक जो है ये शिवसेना के एमएलए है। प्रताप सरनाईक ने बताया है कि पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए हम किसी भी सीमा तक हम जा सकते हैं। तो ऐसा प्रताप सरनाईक ने बताया है, जो शिवसेना के एमएलए है। उसके बाद में हमारे कांग्रेस प्रवक्ता है, महाराष्ट्र के कांग्रेस प्रवक्ता है एक तरह से देखा जाए तो, जिनका नाम सचिन सावंत है। ये महाराष्ट्र के कांग्रेस प्रवक्ता है। उन्होंने कहा है कि अर्नब का मामला जो है न्यायालय में विचाराधीन है, तो अर्नब को इतनी बड़ी बड़ी बातें शेखी नहीं मारना चाहिए, ऐसा सचिन सावंत जो कांग्रेस के प्रवक्ता है, राज्य प्रवक्ता है, महाराष्ट्र राज्य के प्रवक्ता है, उन्होंने कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अर्नब को जमानत तो दे दी है, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि जहां पर बहुत सारे कैदी हमारे देश में सुसाइड के मामले में फंसे हुए हैं, मर्डर्स के मामले में फंसे हुए हैं, जो निर्दोष हैं, उनकी जो है सुनवाई सालों साल नहीं होती, उनकी सुनवाई के मामलों की लिस्ट जो है सालों साल नहीं निकलती है, तो क्या वे इंसान नहीं है? मैं जहां पे बहुत सारे लोग मैंने खुद भी देखा है जिन पे 306 लगा हुआ है, 173 लगा है, ऐसे कई लोग जो है निर्दोष लोग कई सालों तक जेल में बंद रहते हैं। सुसाइड का एक लेटर आने की वजह से, एक लेटर सुसाइड का मिलने पे पूरी की पूरी फैमिली को जेल में बंद कर दिया जाता है। सुनवाई
सालों साल नहीं होती है, कई कई महीने तक निर्दोष लोग जेल में रहते हैं। लेकिन अर्नब के अंदर ऐसा क्या स्पेशल है जो अर्नब को सुप्रीम कोर्ट ने रातों रात फास्ट ट्रैक कोर्ट की तरह काम किया और फास्ट ट्रैक कोर्ट की तरह काम करके सुप्रीम कोर्ट ने बेल दे दी है। हालांकि अर्नब पे एक और केस है, जब अर्नब के घर में पुलिस गई थी, पुलिस की टीम गई थी एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के साथ में, एक महिला पुलिसकर्मी पर अर्नब ने धक्का मुक्की की थी, मारपीट की थी, तो अर्नब और उनकी वाइफ पे ये FIR कर दी गई है, जिसके होते हुए उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने उनको बेल दे दी है और एकदम फास्ट ट्रैक सुनवाई की गई सुप्रीम कोर्ट की। गुरमीत बाबा राम रहीम सिंह है और भी कई सारे हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल और फेमस लोग हैं जिनका खुद का साम्राज्य है, उनकी कभी सुनवाई नहीं होती है। ना उनको पेरोल मिलती है जो हर कैदी का अधिकार है, ना तो उनको पेरोल दी जाती है, ना तो उनकी सालों साल सुनवाई की जाती है, ना तो उनके मैटर को इस तरह से इन्वेस्टिगेट किया जाता है, ना ही कोई पार्टी, कोई पॉलिटिकल पार्टी उनके सपोर्ट में निकल के आती है। लेकिन अर्नब के सपोर्ट में पॉलिटिकल पार्टी भी है, अर्नब के सपोर्ट में फास्ट ट्रैक कोर्ट की तरह सुप्रीम कोर्ट काम भी कर रही है। अर्नब कभी भी जो है CMS कोर्ट में नहीं जाते हैं, अर्नब कभी भी सेशंस कोर्ट में नहीं जाते हैं और सीधे हाई कोर्ट और सीधे सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हैं अर्नब गोस्वामी। तो इसको लेकर भी कई लोगों ने मजाक उड़ाया है, ट्रेंडिंग चल रहा है, कई लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि अर्नब सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं, सीधे हाई कोर्ट पहुंच जाते हैं, जबकि हाई कोर्ट ने उनकी बेल को खारिज करके कहा था कि वो सेशंस कोर्ट जाए, बजाय उसके बिल्कुल अर्जेंट कॉलिंग पे सुप्रीम कोर्ट को बुलाया गया और सुप्रीम कोर्ट ने उनको जमानत जो है दे दी। और अर्नब जो है अपने आप को जीता हुआ बता रहे हैं कि मैं जीत चुका हूं, और उद्धव ठाकरे जो पूरी तरह से हार चुके हैं, जिसपे TMC नेता और सांसद महुआ मोइत्रा ने बताया कि ऐसा क्यों है कि अर्नब गोस्वामी के लिए सुप्रीम कोर्ट जो है वो फास्ट ट्रैक कोर्ट की तरह काम कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट को फास्ट ट्रैक कोर्ट की तरह काम नहीं करना चाहिए था, अर्नब को स्टेप बाय स्टेप कोर्ट्स में जाना चाहिए था। और अर्नब की वजह से 2 और लोगों को इस मामले में फायदा मिला है, जिसमें फारूक शेख और नीतीश शारदा को भी कल जमानत मिल गई, जिनके बारे में जो भी पत्रकार फैटर्निटी से बिलोंग करते हैं और जिनका बिल्कुल कहीं पर जिक्र नहीं हो रहा है। इसके पहले भी यूपी में कई सारे पत्रकार जो है वो जेल की हवा खा रहे हैं, छोटे छोटे से मामले हैं और कई महीने हो गए हैं लॉकडाउन के समय से, अभी तक वो लोग जेल में हैं। इसके पहले भी कई सारे इन्फ्लुएंशियल लोग जो है जेल की हवा खा रहे हैं, लेकिन उनके लिए कोई भी सुप्रीम कोर्ट या बीजेपी पार्टी जैसे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उनके सपोर्ट में नहीं आई है। सिर्फ अर्नब को ही क्यों हीरो बनाने की कोशिश की जा रही है, कहीं ना कहीं दाल में काला है, या कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ मामला जरूर है कि अर्नब को इतना बड़ा नेता बनाकर, इतना बड़ा महानायक बना के प्रस्तुत किया जा रहा है हर तरह से, चाहे वो पब्लिक में हो, चाहे वो कोर्ट भी उनको बिल्कुल इमीडिएट बेसिस पे उनकी सुनवाई कर रही है। तो इसको लेके जरूर सवाल उठाए जा रहे हैं, अलग अलग लोग अलग अलग बात कर रहे हैं कि अर्नब को इतना स्पेशल प्रिविलेज क्यों दिया जा रहा है। और अर्नब को अगर स्पेशल प्रिविलेज दिया जा रहा है तो इस मामले में 2 और लोग हैं, उनको भी स्पेशल प्रिविलेज अर्नब की वजह से मिल रहा है, जो है नीतीश शारदा और फारूक शेख। तो ये बात सामने निकल के आ रही है। अर्नब पर एक और FIR जैसे वो महिला पुलिसकर्मी की थी ही, तो देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन अभी इन सारे कानूनी दांव पेचों से अर्नब निकले नहीं है बाहर, ये सब लोगों को पता होना चाहिए। जिन लोगों को पता नहीं है तो वो ये नोट कर ले कि अर्नब अभी बाहर नहीं निकले हैं। लेकिन हाँ, अन्वय नाइक की फैमिली का जो है उनका उद्धव ठाकरे की बीवी के साथ में करीबी संबंध बताया जा रहा है कि अन्वय नाइक की फैमिली का, क्योंकि अर्नब नाइक एक बहुत बड़े एस्टैब्लिश्ड इंटीरियर डिजाइनर थे, तो उनकी उद्धव ठाकरे की जो वाइफ थी उनका भी अन्वय नाइक की फैमिली से अच्छे संबंध बताया जा रहा है कि अन्वय नाइक की जो वाइफ है और उद्धव ठाकरे की वाइफ की कई सारी तस्वीरें भी आई है, और जो नाइक फैमिली है और उद्धव ठाकरे फैमिली है उनके बीच में जमीनों की कई सस्ते दामों पे खरीद फरोख्त के भी सबूत सामने आए हैं। जो कीर्ति सोमैया हमारे बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी के नेता या कीर्ति सोमैया ने आज DM को सारे दस्तावेज दिए हैं कि किस तरह से कई सौ करोड़ों की जमीनें जो है बिल्कुल बहुत
चंद करोड़ों में खरीदी बेची गई है। तो इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। इसके पहले भी 2016 में संजय निरुपम, जो हमारे कांग्रेस के नेता थे संजय निरुपम ने यही मामला 2016 में उठाया था कि सस्ते दामों में कईयों करोड़ों की जमीनें जो है अन्वय नाइक की फैमिली को बेची गई और कई सौ करोड़ों की जमीनें जो है बिल्कुल कौड़ियों के दाम जो है बेच दी गई और उसके डॉक्यूमेंट्स जो है अब डीएम के पास में है, जो कृत सोमैया कांग्रेस के नेता ने लगाए हैं। कांग्रेस नेता संजय निरुपम के द्वारा जब ये मामला उठाया गया था उस समय भी उद्धव ठाकरे की तरफ से कोई जवाब नहीं आया था। तो अब देखते हैं कि आगे क्या कार्रवाई होती है और कौन सा पक्ष जो है वो आरोपी निकलता है, कौन सा पक्ष जो है आरोप मुक्त निकलता है। ये तो कोर्ट का फैसला है और कोर्ट को इसका फैसला लेने दिया जाना चाहिए। एक मामला ये भी उठ रहा है कि अगर अन्वय नाइक ने सुसाइड किया है तो उनके साथ में उनकी माँ ने सुसाइड क्यों किया है और बीवी ने सुसाइड उनके साथ में क्यों नहीं किया है, माँ ने ही सुसाइड क्यों किया, ये भी बहुत बड़ा मामला निकल के आ रहा है। और कोर्ट ने कुछ खास शर्तों पर अर्नब को जो रिहाई दी है वो शर्तें इस तरह से है कि अर्नब को 50,000 रुपए का जुर्माना लगा है और अर्नब को कहा है कि वो अन्वय नाइक के सुसाइड से जुड़े हुए, अन्वय नाइक और उनकी मम्मी के सुसाइड से जुड़े हुए मामले में वो किसी भी तरह के सबूत मिटाने की कोशिश नहीं करेंगे और वो पुलिस को और अदालत को पूरी तरह से सहयोग करेंगे। इसी बेसिस पर अर्नब को जो है रिहाई दी गई है। लेकिन बताते हैं कि बहुत सारे लोगों ने इस पर बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शंस लिए हैं कि अर्नब क्या कोई संवैधानिक पोस्ट पर है, क्या देश के किसी संवैधानिक पद पर अर्नब क्या विराजमान है जो स्पेशल इमरजेंसी बेसिस पर, स्पेशल बेसिस पर अर्नब के लिए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए उनको लिस्ट किया गया। तो ऐसा क्यों किया गया, अर्नब को सुनवाई के लिए क्यों लिस्ट किया गया, ऐसा क्या खास है, कौन सा संवैधानिक पोस्ट ऐसा है? क्योंकि यूपी में बीबीसी के एक नेता को उठा लिया गया था जो अभी भी जेल में बंद है, जिसकी कोई सुनवाई कोई नहीं कर रहा है। इस तरह से कई सारे मंत्री और कई सारे पत्रकार जेल में बंद है जिनका कोई नहीं सुनने वाला है, जिनके मतलब जो देश हित के लिए काम कर रहे थे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अगर मैं आपको बात करूंगी गुरमीत राम रहीम सिंह की, उन्होंने तो बहुत सारे नेक काम करे, मतलब मोर देन बताते हैं 130 ह्यूमैनिटेरियन एंडीवर्स थे उनके, एक देश की भलाई का काम कर रहे थे, जनता की भलाई का काम कर रहे थे, जहाँ पे शिक्षा दीक्षा से लेकर सेहत से लेकर खेल से लेकर तो हर क्षेत्र में वो अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे थे, बिना पैसे लिए वो लोगों की मदद कर रहे थे और एक पूरा साम्राज्य चला रहे थे। इस तरह के बहुत सारे इन्फ्लुएंशियल लोग हमारे देश में हैं। अगर हम लिस्ट निकालेंगे तो लिस्ट बहुत लंबी होगी, जिस पर हम अगले वीडियो में बात करेंगे कि आखिर क्या किस तरह के लोग हैं और कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनका इन्फ्लुएंस जो है अर्नब से बहुत ज्यादा है, लेकिन कोई भी उनके सपोर्ट में नहीं है, उनकी सुनवाई नहीं की जाती है। और जहां पर हम बॉलीवुड की बात करें तो गैब्रिएला ने जो शाहरुख खान के किसी करीबी का नाम लिया है, गैब्रिएला अर्जुन रामपाल को कल एनसीबी ने समन भेजकर बुलाया था और उनसे 5 घंटे लगातार पूछताछ हुई। आज करिश्मा प्रकाश जो दीपिका पादुकोण की मैनेजर है, उनसे भी 5 से 6 घंटे की पूछताछ हुई थी और करिश्मा प्रकाश की जो बेल की अर्जी है जो 23 नवंबर तक स्थगित कर दी गई थी, जो उसने अग्रिम बेल के लिए अर्जी दी थी, उसको 23 नवंबर तक खारिज कर दिया गया है। तो अगर कल की पूछताछ में करिश्मा प्रकाश पाई जाती है दोषी ड्रग पैडलिंग में या ड्रग सिंडिकेट का हिस्सा पाई जाती है, तो करिश्मा प्रकाश को, जो दीपिका पादुकोण की एक्स मैनेजर, क्वान की एक्स एम्प्लॉय है, उसको जेल हो सकती है। सेम इज द केस विद अर्जुन रामपाल एंड हिज गर्लफ्रेंड एंड नाउ वाइफ, आई थिंक गैब्रिएला के साथ में भी सेम केस हो सकता है कि अगर ये लोग पाए जाते हैं कि ये लोग पूरी तरह से ड्रग सिंडिकेट का हिस्सा है, तो अर्जुन रामपाल की प्रेमिका अभी वाइफ है, उनको और अर्जुन रामपाल को भी जेल हो सकती है। बताया जा रहा है कि रणबीर कपूर और शाहरुख खान जैसे बड़े बड़े नाम भी एनसीबी के रडार में। अब 3 महीने के बाद में एनसीबी पूरी तरह से एक्टिव हो चुकी है बॉम्बे में और एनसीबी लगातार अपना काम कर रही है, एक के बाद में एक कई बड़ी मछलियां जो हैं एनसीबी के रडार पे है और एनसीबी स्टेप बाय स्टेप छापेमारी कर रही है। यही केस जो है फिरोज नाडियाडवाला के केस में भी हो सकता है। फिरोज नाडियाडवाला को कल पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा और फिर देखते हैं कि
पूरा मामला निकल के आता है, कौन कौन जेल जाता है, कौन कौन जेल जाने से बच जाता है, ये भी हम कल देखेंगे। ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी क्योंकि करिश्मा प्रकाश की 23 नवंबर तक उनकी जो अग्रिम बेल है वो खारिज कर दी गई थी, इसीलिए जो है मैंने सोचा आपको बता दूं, ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे ही केस जो है अर्जुन रामपाल उनकी बीवी के साथ में, गैब्रिएला के साथ में भी है। अगस्त्य लाओस जो गैब्रिएला के भाई है वो ऑलरेडी जेल में हैं, बताया जा रहा है उन्हें भी तलोजा जेल में ही रखा गया है। तो देखने वाली बात होगी कि अब एनसीबी के राडार में और जो एनसीबी के एक्टिव राडार में अब कौन कौन आता है। एनसीबी जो 3 महीने बाद एक्टिव हुई है तो मामला जो है काफ़ी देखने लायक होगा, तो इस पे हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। इसके बाद में जहाँ पर ईवीएम मशीन्स की बात आती है, ईवीएम मशीन में टेम्परिंग होती है, ईवीएम मशीन में छेड़खानी होती है। राजनीति जो है वो उसका कोई ईमान धर्म नहीं होता है और बताया जाता है कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। तो राजनीति जो है बहुत बड़ी वार होती है और राजनीति जो है सबसे बड़ी वार है। जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो सारी पार्टियां जो है मिलीजुली सरकार चलाकर खुश रहती है, लेकिन सत्ता का मोह छोड़ने को तैयार नहीं होती है। जहां पर बीजेपी अपने आप को आत्मनिर्भर बताती है, वहीं बीजेपी को जेडीयू की जरूरत पड़ जाती है और बहुत सारी पार्टियों की जरूरत पड़ जाती है। बीजेपी जो आत्मनिर्भर भारत की परिचायक अपने आप को कहती है, मोदी जी जो आत्मनिर्भर भारत का परिचायक अपने आप को कहते हैं, उनको भी जेडीयू जैसी पार्टियों की जरूरत पड़ जाती है। कई पार्टियों के साथ में शिरोमणि अकाली दल जैसे कई पार्टियों के साथ में बीजेपी को भी गठबंधन करने पड़ते हैं, एनडीए बनाना पड़ता है, एनडीए में सरकार चलानी पड़ती है बीजेपी को। तो मैं आपको बता दूं कि ईवीएम की टैंपरिंग भी की जाती है। ईवीएम की टैंपरिंग या ईवीएम में छेड़छाड़ किस तरह से की जाती है, ईवीएम में किस तरह से छेड़छाड़ की जा सकती है, इसके बारे में कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ईवीएम मशीन जो है उसमें हम टाइमिंग सेट कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जब वोटिंग काउंटर पे, जब मतदान केंद्र पर ईवीएम को लाया जाता है, उससे पहले कुछ लोग ईवीएम को चेक करते हैं कि ईवीएम ठीक तरह से चल रही है या नहीं चल रही है। उस समय तो ईवीएम सही चल रही होती है जब उसको मतदान केंद्र पर लाया जाता है, उससे पहले। और इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट के भी कुछ स्पष्टीकरण आए हैं जिसको लेकर भी हम बात करेंगे। तो चेकिंग के बाद में जब ईवीएम को मतदान केंद्र में लाया जाता है तो मतदान केंद्र में लाने के बाद कुछ टाइमिंग सेट कर दी जाती है। जैसे टाइम बॉम्ब होता है जो नॉर्मली हम देखते हैं कि बहुत सारी फिल्मों में, बॉलीवुड फिल्मों में रिमोट कंट्रोल से टाइम बॉम्ब जो है ऑपरेट होता है। उसमें कोई इंटरनेट नहीं है, उसमें कोई ऑनलाइन जाने की ज़रूरत नहीं है, बटन आपके हाथ में है, सॉफ्टवेयर अंदर है। सॉफ्टवेयर क्या, उसको हार्डवेयर कह सकते हैं। हार्डवेयर में कुछ सेटिंग की हुई है, आपने रिमोट दबाया, बॉम्ब ब्लास्ट हो गया। तो उसी तरह से ईवीएम मशीन का भी चक्कर होता है। उसमें जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि कोई इंटरनेट फैसिलिटीज नहीं होती है, इसलिए ईवीएम में टैंपरिंग नहीं की जा सकती है, जबकि मैं आपको बता दूं कि बिना इंटरनेट के भी ईवीएम में टैंपरिंग की जा सकती है, ईवीएम में गड़बड़ झाला किया जा सकता है। कैसे? क्योंकि उसमें भी हम हार्डवेयर में, जहाँ से ईवीएम मशीन बनती है या जो कुछ ईवीएम मशीन के पार्ट्स हैं, वहाँ पे इंजीनियर्स जो होते हैं, आईटी के लोग जो होते हैं, वो कुछ सेटिंग इस तरह से कर देते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में से 8 बजे वोटिंग स्टार्ट हो रही है तो 8:30 बजे से ईवीएम को जो है टाइमिंग सेट करके प्रोसेस में लाया जाता है, जिसमें एक पर्टिकुलर पार्टी को वोट जाते रहेंगे, किसी एक्स पार्टी को या वाई पार्टी को X% या Y% मतदानों का दे दिया जाता है। तो इस तरह से सेटिंग जो है ईवीएम में हमेशा की जा सकती है। उसके लिए कोई सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है, कोई उसमें इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है। उसको हार्डवेयर सेटिंग हम कह सकते हैं, जहाँ से ईवीएम मशीन्स बनती है या बनने के बाद भी ईवीएम मशीन को खोल के इस तरह की गड़बड़ियाँ की जा सकती है, जिसको बहुत ही मतलब 0.67% ही इस तरह की टेक्निक का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसलिए इस तरह की टेक्निक किसी को पता नहीं है, क्योंकि इस तरह की टेक्निक का इस्तेमाल जो है 1% से भी कम जगह पे होता है, 1% से भी कम तरीकों में इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह के तरीके 1% से भी कम टाइम बॉम्ब और जो है ह्यूमन बॉम्ब, और इस तरह की ईवीएम मशीन भी एक नई निकल के आ रही है
तो ये 1% का जो उपयोग है, टेक्नोलॉजी का जो उपयोग है, वो जल्दी किसी के पकड़ में नहीं आता है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि कौन सी मशीन कहाँ जाने वाली होती है वो पता नहीं होता है, इसीलिए पॉसिबल नहीं है ईवीएम मशीन के साथ में छेड़छाड़ करना। लेकिन कौन सी मशीन कहाँ जाती है उससे कोई लेना देना नहीं है। इंटरनेट से ईवीएम मशीन का कोई लेना देना नहीं होता है। कौन सी मशीन कहाँ जा रही है, आ रही है, उससे कोई लेना देना नहीं होता है। जितनी मशीनें होती हैं उनमें अगर टाइमिंग लगा दिया जाए, एक पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ वोट्स को उठाकर एक पर्टिकुलर एक्स या वाई पार्टी के फेवर में उठाकर डाल दिया जाने का अगर सॉफ्टवेयर फिट किया जाए मशीनों में, तो कोई भी उसको पकड़ नहीं सकता है। सुप्रीम कोर्ट का ये भी मानना है कि जितने लोग वोट देते हैं उन सबके रजिस्ट्री में एंट्री, जो रजिस्टर या नोटबुक होती है उसमें एंट्री होती है, लेकिन उस एंट्री से इसका कोई लेना देना नहीं होता है, क्योंकि जितने लोगों ने वोट दिया है मशीन में और जितने लोगों की रजिस्टर में एंट्री है वो तो इक्वल है, लेकिन वोट देने के बाद, बटन दबाने के बाद, बटन दबा किसका है और वोट गया किसका है, वो एकदम फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड की गड़बड़ी है जो हार्डवेयर सेटिंग से हो जाती है। तो इसका तरीका ये निकाल सकती थी सुप्रीम कोर्ट, या सुप्रीम कोर्ट का एक्शन लेके ये बताना चाहिए था कि जब वोट दे दिए जाए, जैसे हमने सुबह से शाम तक 8-9 बजे तक अपने टाइम के हिसाब से लोग आ रहे हैं, अपने टाइम के हिसाब से लोग वोट दे रहे हैं, उसके बाद में जो रजिस्टर के अंदर फलाने नंबर के 70 नंबर पे, 80 नंबर पे जो मतदाता आया है उसने जो वोट दिया है, कमल पे दिया है या हाथ के पंजे पे दिया है या लालटेन पे दिया है, और मशीन में सेम 70 नंबर का मतदाता, दोनों के वोट को अगर टैली करेंगे तो डिफरेंस या गड़बड़ी जो है वो समझ में आ जाएगी। तो इस तरह की चीज़ें जो होती है वो बहुत ही 1% में इस्तेमाल की जाती है, इस तरह की टेक्नोलॉजी जो हर किसी एक्सपर्ट की समझ में नहीं आती है। इसका ये भी तरीका हो सकता है कि हर पॉलिटिकल पार्टी को अपने साथ में एक आईटी एक्सपर्ट को रखना ज़रूरी होता है, आईटी क्षेत्र के एक्सपर्ट को रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि कैलकुलेशन जो होता है वो लास्ट मिनट में भी टैंपरिंग हो सकती है। लास्ट मिनट में जब कैलकुलेशन हो रहा होता है वोटों का, अलग अलग पार्टियों के वोटों का कैलकुलेशन हो रहा होता है, अलग अलग पार्टी के वोटों के कैलकुलेशन में भी गड़बड़ियां हो सकती है। इसीलिए कैलकुलेशन के बाद भी सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो है अपने अपने एक्सपर्ट से ईवीएम मशीन को चेक करवा सकती है। तो ऐसी भी कुछ प्रेरोगेटिव अपनी तरफ से पॉलिटिकल पार्टीज को लेने चाहिए, क्योंकि ज़रूरी है कि बहुत ज़रूरी है कि ईवीएम मशीन के कैलकुलेशंस को जिस तरह से पहले चेक करवाया जाता है, वोटिंग काउंटर पे जाने से पहले, मतदाता केंद्र में जाने से पहले जिस तरह से ईवीएम को चेक कराया जाता है, उस तरह मतदान के बाद भी अलग अलग पार्टीज अपने अपने आईटी सेल के एक्सपर्ट से ईवीएम को चेक करवाए कि जितने वोट गए हैं और जितने बटन दबे हैं। तो बटन दबने के बाद में अगर हाथ के पंजे का बटन दब रहा है तो क्या वोट हार्डवेयर की गड़बड़ी के चलते, हार्डवेयर की टेक्नोलॉजी के चलते क्या वोट बीजेपी को चला गया है, या लालटेन को अगर वोट दब रहा है, बटन दब रहा है, लालटेन का वोट जा रहा है, तो क्या हार्डवेयर की गड़बड़ी की वजह से, टेक्नोलॉजी की गड़बड़ी की वजह से, या हार्डवेयर में टैंपरिंग की वजह से हार्डवेयर का इस तरह से इंस्टॉलेशन हुआ है जिसकी वजह से वो लालटेन पे दबा हुआ बटन बाय डिफॉल्ट बीजेपी को जा रहा है, कुछ परसेंटेज उसका बीजेपी को जा रहा है। अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग मशीनों में अलग अलग तरह की सेटिंग की जाती है, और ये टैंपरिंग 100% पॉसिबल है। जिस तरह से टाइम बॉम्ब में इंटरनेट की ज़रूरत नहीं होती है, इसी तरह ईवीएम में अगर किसी पार्टी को वोट अपनी तरफ करने हैं तो उसके लिए इंटरनेट की सरासर ज़रूरत नहीं है। और पॉलिटिकल पार्टीज़ को, इसको सेल्फ हैकिंग प्रोग्राम कहते हैं। मशीन जो है सेल्फ हैकिंग कर लेती है, उसके अंदर इस तरह से हार्डवेयर डाले जाते हैं, वो सेल्फ हैकिंग कर लेती है, वो सेल्फ अपना खुद बना लेती है। मोदी जी ही थे जो बताते थे कि ईवीएम मशीन जो है वो ट्रस्टवर्दी नहीं है। जब सत्ता में नहीं आए थे मोदी जी, आज से 6 साल पहले बताया करते थे, लेकिन अब जब मोदी जी सत्ता में आ गए तो सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी उनको ईवीएम मशीन्स ही लग रही हैं। जर्मनी से लेके, अमेरिका से लेके सारे ही शिक्षित राज्यों में, सारे ही शिक्षित देशों में ईवीएम मशीन का इस्तेमाल नहीं किया जाता और वोट जो है बैलेट पेपर पर दिया जाता है। लेकिन हमारे देश में इतनी अशिक्षा है, इतनी ज़्यादा अशिक्षा होने के बावजूद भी हम लोग ईवीएम मशीन पर पूरी तरह से डिपेंडेंट हो गए। आखिर क्यों? और जो मामले सामने आते हैं, जब भी ग्राउंड लेवल पे अगर हम जाते हैं, ग्राउंड रियलिटी पे जाते हैं, जीरो ग्राउंड पर कोई भी जिस पार्टी को पसंद नहीं करता है वही पार्टी बार बार हमारे सामने जीत का सहरा बांध कर आ जाती है, वही पार्टी हमारे सामने बार बार
अपने जीत के परचम लहरा रही है। तो ऐसा आखिर क्यों हो रहा है? तेजस्वी यादव जो बोल रहे हैं, क्या वो सही बोल रहे हैं? अगर वो सही बोल रहे हैं तो फिर मामले की सीबीआई जांच क्यों नहीं की जाती है? अगर अर्नब गोस्वामी गलत है तो फिर अन्वय नाइक की फैमिली मैटर की सीबीआई जांच क्यों नहीं कर रही है? अगर हाथरस के मुद्दे में परिवार की माने तो फिर सीबीआई जांच क्यों नहीं की जाती है? पुलवामा के मामले में सीबीआई की जांच क्यों नहीं की जाती है? बालाकोट के मामले में सीबीआई की जांच क्यों नहीं की जाती है? ईवीएम मशीन से अगर इतनी परेशानी, इतनी ज्यादा ईवीएम मशीन की वजह से इतनी ज्यादा क्रिटिसिज्म बीजेपी पार्टी को जब झेलनी पड़ी थी लोकसभा इलेक्शन में 2019 में, तो फिर अब इस तरह के विधानसभा छोटे मोटे इलेक्शंस में बैलेट पेपर का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा रहा है? इन सब पे मैं आपको सारी डिटेल बातचीत करूंगी और डिस्कशन करूंगी और सारी जानकारी मैं आपको डिटेल में दूंगी। उसके लिए आप मेरा अगला शो जरूर देखिए। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है परी टॉक्स टू देश की जनता। और जिस तरह से आपने ढेर सारा प्यार हमारे फेसबुक को दिया है, इतने ज्यादा मात्रा में आपने शेयर्स किया हुए हैं, उतने ज्यादा मात्रा में आप हमारे YouTube के लिंक्स को भी शेयर कीजिएगा। कम से कम 5 ग्रुप में शेयर कीजिए जिसकी वजह से हम एक बुद्धिजीवी समाज का निर्माण कर सकें।